हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आप लोग पूरे मन से ये प्रतिज्ञा टेस्ट लिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं FLT1 का सॉल्यूशन फिजिक्स के लिए। राइट, लेट्स बिगिन। इस वाले टेस्ट के सिलेबस में हमने कवर किया है पूरा सिलेबस, मतलब जितने भी पॉसिबल चैप्टर्स हैं जहां से हम जो भी क्वेश्चंस ले सकते थे वो सारे के सारे क्वेश्चन यहां पे लिए गए हैं। और पहला क्वेश्चन आपसे बोलता है कि अगर 0.4i प्लस 0.8j प्लस सी के एक यूनिट वेक्टर बताता है, एक इकाई सदिश को बताता है, तो इस स्थिति में यह बता दीजिए कि सी का मान कितना होगा, सी की वैल्यू कितनी होगी। तो हमें क्या पता है, हमें यह पता है कि अगर अपने पास कभी भी कोई यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण कितना होता है, एक के बराबर होता है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं दैट 0.4 स्क्वायर प्लस ए मिल गया, बी क्या है 0.8 स्क्वायर प्लस तीसरा नंबर क्या है सी स्क्वायर। ये पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाना चाहिए, अपने पास 1 के इक्वल आ जाना चाहिए। तो अगर ये वैल्यू 1 के इक्वल है, इसका स्क्वायर कितना होगा 0.16। यहां पर 0.8 के लिए स्क्वायर करेंगे तो यह हो गया 0.64। इधर मिला सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। इन दोनों को सम किया 0.80 प्लस सी स्क्वायर, ये 1 के इक्वल है। तो सी स्क्वायर कितना आ जाएगा अपने पास 1 माइनस 0.8 मतलब 0.2 के बराबर, यानी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट ऑफ 0.2। तो अगर ये एक इकाई सदिश है तो सी का मान कितना होना चाहिए 0.2। इसलिए आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। The angle which a vector I plus j plus root 2k makes with x, y and z axis respectively are। x, y और z अक्षों के साथ क्या कोण बनेगा जबकि सदिश आपको दिया गया है। तो देखिए, जो भी x, y और z अक्षों के साथ कोण बनते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, अगर मैं इस सदिश को जो आपको दिया गया है, अगर मैं इसको इकाई सदिश के रूप में लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इसे हम a मान लेते हैं। तो ए कैप बन गया आपका ए वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए का परिमाण। तो ये बन गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट 2 के कैप। ठीक है, और परिणाम कैसे निकालेंगे इनका। सो अंडर रूट आई के साथ है 1, जे के साथ भी है 1 और के साथ है रूट 2। तो मैंने तीनों को स्क्वायर करके यहां पर लिख दिया। तो यहां मुझे मिल गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट 2 के कैप अपॉन ये जो आ गई आपकी कुल संख्या, ये आ गई रूट 4 जो बन जाएगी 2। तो मेरे पास जो संख्या आ गई है इकाई सदिश में लिखने पर वो कुछ इस रूप में मिल गया। अब जो एक्स अक्ष के साथ कोण बनेगा वो मैं कैसे लिखूं यहां पर। तो पहले तो मैं ए कैप को लिख लेता हूं 1/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस रूट 2/2 के कैप। अब एक्स अक्ष का जो कोण होगा, तो एक्स अक्ष के साथ जो कोण मिलेगा उसको मैं लिख सकता हूं कॉस अल्फा। और कॉस अल्फा का मान किसके साथ मिलेगा, जो ये आई के साथ संख्या है आपकी, मतलब 1/2। तो अगर कॉस अल्फा 1/2 है तो अल्फा का मान कितना आ गया, क्योंकि डिग्री में मान दिए गए हैं तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं लिखूं वाई अक्ष, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया। जब वाई एक्सिस पर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या है जे कैप के साथ वैल्यू, तो जे कैप के साथ भी वैल्यू 1/2 मिली मुझे, यानी कि बीटा कितना मिल जाएगा, ये भी हो गया 60 डिग्री। और अगर मैं जेड अक्ष यानी जेड एक्सिस के साथ देखूं तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस गामा, और ये वैल्यू किसके साथ मिलेगी, के कैप के साथ जो है रूट 2/2। इसे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1/√2। तो गामा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 45 डिग्री। तो आपके जो तीनों एक्सिस के साथ एंगल है वो कितने 60 60 45, 60 60 45 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं।
द ऐसा यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर इज। देखिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की बात हो रही है तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। अब ये क्या है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। प्रेशर इंटू वॉल्यूम को वैसे तो आप डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि ये एनर्जी या ऊर्जा होती है, पर अगर नहीं तो इस तरह से देख लीजिए, प्रेशर है तो इसको लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, बल अपॉन क्षेत्रफल, और आयतन है तो आयतन को हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल इंटू दूरी या विस्थापन। क्या मिल गया ये, एफ इंटू डी मतलब बल इंटू विस्थापन, और बल इंटू विस्थापन ये किसके इक्वल हो जाएगा, एनर्जी मतलब ऊर्जा के बराबर। तो P इंटू वी इस पूरे के स्थान पर मैं लिख सकता हूं जूल, ऊर्जा का मात्रक बन गया। यह है म्यू मोल, तो इसका मात्रक हो गया मोल। आर के लिए हमसे मान पूछा है और यह है टी ताप, जो कि हम फिजिक्स में किसमें नापते हैं, एसआई में, केल्विन में। तो आर के लिए मुझे क्या मात्रक मिल जाएगा, ये मिल गया जूल, और मोल और केल्विन इधर आएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे, तो ये मिल गया जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, जो आपका ऑप्शन बन जाएगा जूल पर केल्विन पर मोल, मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, a car travels a distance s on a straight road in 2 hours and then returns to the starting point in next 3 hours. Its average velocity is, मतलब देखिए क्या दिया है, हमसे बोल दिया गया है कि एक कार है, किसी एक बिंदु ए से चली, एक सीधी सड़क पर गई किसी दूसरे बिंदु बी तक, ठीक है, और ये दूरी हो गई कुल s, और इसका समय लगा इसको 2 घंटे। फिर क्या बोला, 3 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ गई, मतलब वापस से इसने ऐसी तय करी दूरी और समय कितना ले लिया, 3 घंटे। और हमसे पूछ क्या लिया, हमसे पूछ लिया है वेलोसिटी। अब एक बात पे जरा दिमाग लगाइए, हम ए पॉइंट से चल के बी तक गए थे और बी से चल के वापस कहां पर आ गए हैं, ए पर आ गए हैं। तो जो अपना प्रारंभिक बिंदु था, जो इनिशियल पॉइंट था, वही फाइनल पॉइंट हो गया, दोनों सेम हो गए। तो अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो अपना डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस केस में, ये बात समझ में आई कि डिस्प्लेसमेंट 0 है, और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी आपसे क्या बोलती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड 0 है तो वेलोसिटी भी कितनी होगी, 0। अब मैं अगर ये सारे ऑप्शन देखूं तो मुझे इसमें से 0 कहीं भी नहीं दिख रहा, मुझे 0 अगर कहीं भी नहीं दिख रहा तो करेक्ट ऑप्शन विल बी नन ऑफ द अबव, कोई भी नहीं। तो आपका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी, और वैसे आंसर क्या होना चाहिए था, 0। नेक्स्ट, a particle moves along the side AB, BC, CD of a square of side 25 meter with a velocity of 15 meter per second. Its average velocity is, देखिए हो क्या रहा है, यहां पर कोई पार्टिकल है, ए से बी तक जा रहा है, फिर सी तक जा रहा है, फिर डी तक जा रहा है, और हमसे पूछ लिया है कि यह बता दीजिए कि एवरेज वेलोसिटी कितनी है, वेग कितना है। तो वेग के लिए हमें क्या करना है, वेग के लिए हम लेंगे विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन को पूरे रास्ते से तो मतलब होता नहीं है, उसे तो मतलब है केवल 2 चीजों से, कि स्टार्टिंग में कहां थे और एंड में कहां पहुंचे। अच्छा, ये पूरा ना एक स्क्वायर है, तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, केवल इतना, स्टार्टिंग में ए पर था, फाइनल डी पर है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच का हम पोजीशन का गैप ले लेते हैं। तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया किसके इक्वल, ए डी, और स्क्वायर का ये साइड है, तो क्या मिल जाएगा मुझे यहां पर, 25 मीटर। अच्छा, नॉर्मली जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डायरेक्शनल क्वांटिटी है तो हम आई जे के इस तरह की चीजों को यूज कर लेते हैं, लेकिन यहां पर क्योंकि आंसर ऑप्शन भी हमें कुछ इस तरह से दिख रहे हैं कि हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब मुझे दूसरी चीज चाहिए, टाइम। टाइम कितना लगा होगा? देखो, ये इधर से इसने रास्ता तो ये ट्रैवल करा, ए से बी, फिर बी से सी, और फिर सी से डी। तो टोटल टाइम कितना लगा होगा? डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड। देखिए, ए से बी 25, बी से सी 25 और सी से डी 25। 25 तीनों केस में चला, तो ये कितना हो गया आपके पास? और पूरे में स्पीड कितनी रही? वेलोसिटी 15 देके रखी है, तो डायरेक्शन चेंज होने पे चेंज होगा, लेकिन स्पीड तो 15 ही रहेगी। तो यहां पर मुझे मिला 75/15, मतलब जो टाइम लगा इनको वो लगा 5 यूनिट, राइट। अब पर सेकेंड में दिया है तो दिस विल बी 5 सेकेंड। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अपने पास क्या आ जाएगी? वेलोसिटी विल बिकम डिस्प्लेसमेंट 25 अपॉन टाइम 5, तो वेलोसिटी मिल गई 5 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। गुड सो फार? ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन रीड्स द रोड्स आर बैंक्ड ऑन कर्व्स। अगर कोई सड़क है और किसी ऐसे वृत्तीय मार्ग पर या वक्र पथ पर है, तो एक तरफ से उठा दी जाती है, क्यों? क्या कारण हो सकता है? ये बहुत सिंपल सा इसका कारण है। अगर हमने रोड को ऐसे बैंक कर दिया, तो इस पर जो भी गाड़ी चलेगी उस पर बल का एक घटक mg sin थीटा नीचे की ओर कार्य करने लगेगा। अब अगर कोई तेज रफ्तार से वाहन जा रहा है, तो वो किस तरह की प्रकृति रखता है? वो सड़क से बाहर निकलने की प्रकृति रखता है। मतलब वो क्या करेगा? वो रोड से बाहर की तरफ निकलना चाहेगा, और mg sin थीटा इसको बोलेगा नहीं, बाहर नहीं जाने देंगे, आप अंदर की तरफ ही रहिए। मतलब ये क्या कर रहा है? ये वाहन को बाहर की तरफ फिसलने से रोक रहा है। ये स्पीडिंग व्हीकल को आउटवर्ड फॉल करने से रोक रहा है। तो रोड को बैंक करने का एडवांटेज क्या है? कि जो व्हीकल है जो बाहर की तरफ निकल सकता था, ये उसको रोक देगा, प्रिवेंट कर देगा। तो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति देके रखी और ऑप्शन दिए हैं। क्या देके रखा है? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर कांस्टेंट, एक्सेलरेशन एंड स्पीड आर कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंजेस, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बोथ चेंजेस, और एक्सेलरेशन एंड स्पीड बोथ आर कांस्टेंट। चलिए देख लेते हैं। इसके लिए हम जल्दी से यहां पर एक सर्कुलर पाथ बना लेते हैं, और इसके 2-3 अलग अलग पॉइंट देख लेते हैं। चलिए, 4 ये पॉइंट बना लिए मैंने, ए बी सी और डी, और ये है सेंटर ओ। ठीक है, अब देखो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के लिए बात हुई है, और दोनों की दोनों कैसी है? वेक्टर, सदिश राशियां हैं। तो अगर इनका डायरेक्शन भी बदल रहा होगा तो भी कैसी हो जाएंगी? बदलने वाली राशियां हो जाएंगी। तो पहले वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। ए पर वेलोसिटी डाउनवर्ड, बी पर, सी पर ऊपर, डी पर इधर। अगर मैं आई जे के फॉर्म में लिखना चाहूं तो यहां पर क्या दिख रही है? माइनस जे, इधर दिख रहा है मुझे प्लस आई, ये दिख रहा है मुझे प्लस जे, ये दिख रहा है मुझे माइनस। और मैं और भी पॉइंट पे बना सकता था, पर 4 से समझ में आ रहा होगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब स्पीड सेम होगी, मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे अलग अलग हो गई। यानी कि वेग, वेलोसिटी हर एक बिंदु पर बदलेगा, हर एक पॉइंट पे चेंज होगा, राइट। सो वेलोसिटी चेंजेस। अब आ जाते हैं एक्सेलरेशन के ऊपर। देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन लगता है जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल, है ना। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस तरफ लगता था? सेंटर की तरफ।
होता ना अभिकेंद्रीय त्वरण बोलते हैं जिसे। तो अगर मैं ए बिंदु पर जाऊं तो ये होगा एक्सेलरेशन, सेंटर की तरफ डायरेक्शन क्या आ गया, आई कैप। बी पर एक्सेलरेशन प्लस जे कैप में। इसी तरह से अगर मैं सी पर जाऊं तो एक्सेलरेशन माइनस आई कैप में, और डी पर जाऊं तो माइनस जे कैप में। तो एक्सेलरेशन भी वैल्यू में तो सेम रहेगा, वैल्यू कितनी रहेगी, वी स्क्वायर अपॉन आर, लेकिन इसका भी डायरेक्शन क्या हो गया, इसका भी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे अलग अलग हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो मतलब एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों चेंज हो रहे हैं तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन रफ हॉरिजॉन्टल रोड, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए एक रोड है, कैसी है, रफ है ना, घर्षण युक्त है। और अगर घर्षण युक्त सड़क पर हम चल रहे हैं, ये मान लीजिए कार है, तो भाई जब घर्षण युक्त सड़क है मतलब पीछे की तरफ एक बल लगा रहा होगा, कौन सा, घर्षण बल। लेकिन साथ में अपन से बोल दिया कि इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यहां पे आराम आराम से समझते हैं। कह रहे यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। अब नेट फोर्स 0 कब हो सकता है, पीछे की तरफ तो अपन को दिख गया एक फोर्स, मतलब आगे की तरफ भी एक फोर्स होना चाहिए। और F माइनस एफ फ्रिक्शन, ये टोटल किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। मतलब कि आगे की तरफ एक फोर्स होना बहुत जरूरी है। अगर आगे की तरफ फोर्स नहीं होगा, केवल पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स होगा, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रह पाएगी, धीरे धीरे घट के और लास्ट में गाड़ी को रोक देगी। तो मतलब आगे की तरफ एक फोर्स लग रहा है। अब अगर आगे की तरफ एक फोर्स लग रहा है तो कौन लगा रहा होगा, इंजन लगा रहा होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है नो फोर्स इज अप्लाइड बाय इंजन, नो। अ फोर्स इज श्योरली बीइंग अप्लाइड बाय इंजन, जरूर ऐसा हो रहा होगा कि इंजन एक बल लगा रहा होगा और उस बल का मान किसके बराबर आ जाएगा, एफ आ जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर। जितना घर्षण लग रहा होगा कम से कम उतना ही बल इंजन अवश्य लगा रहा होगा, तभी वो कार एक समान चाल से आगे जा पा रही है। नेक्स्ट, अ पर्सन इज सिटिंग इन अ ट्रैवलिंग ट्रेन एंड फेसिंग द इंजन। ठीक है, तो एक ट्रेन में बैठा है पर्सन, ये हम लोग बोल देते हैं इंजन साइड है, और यहां पर्सन बैठा है। अब क्या बोला, ही टॉसेस अप अ कॉइन एंड द कॉइन फॉल्स बिहाइंड हिम। तो यहां से इसने एक कॉइन ऐसे ऊपर की तरफ फेंका और वो कॉइन ऐसे जाकर इसके पीछे गिरा। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द ट्रेन इज, तो व्यक्ति है, ट्रेन में बैठा है, ट्रेन आगे की तरफ जा रही है, उसने आगे की तरफ ऐसे कॉइन उछाला, कॉइन ऊपर जाके उससे पीछे की तरफ गिर गया। इसका मतलब क्या हुआ होगा, देखिए हम लोग दो तरह की गतियों के बारे में बात कर रहे हैं, एक कॉइन की गति और दूसरा व्यक्ति की गति। मान लीजिए जब इसने कॉइन को छोड़ा तो व्यक्ति किसी बिंदु ए पर था, व्यक्ति पहुंच गया होगा, भाई ट्रेन आगे बढ़ रही है तो व्यक्ति भी आगे बढ़ेगा बिंदु बी पर। ठीक है, इसकी प्रारंभिक चाल क्षैतिज दिशा में यू थी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी इनिशियल यू थी। अब जैसे ही इसने कॉइन छोड़ा होगा सेम पॉइंट पर, तो कॉइन बी पर ना गिर के कॉइन कहां गिरा, कुछ पीछे गिरा, सी पर। लेकिन कॉइन भी इनिशियल कितनी स्पीड से चल रहा होगा, यू से। कहने का मतलब क्या हुआ कि कॉइन ने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा है वो है एसी, और पर्सन ने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा है वो है ए बी। ऐसा कैसे हो गया, पर्सन का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कैसे हो गया, तो एक ही कंडीशन है। देखो कॉइन एक बार हवा में चला गया ना, इसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन अब नहीं है, तो कॉइन यू स्पीड से ही चलता रहा, लेकिन पर्सन की स्पीड क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। अब पर्सन की स्पीड कैसे बढ़ेगी, वो तो बैठा है, तो पर्सन की स्पीड ट्रेन की स्पीड के बराबर होगी। मतलब ट्रेन ने अपनी स्पीड क्या करी, बढ़ा दी। तो अगर ट्रेन आगे की तरफ जा रही है और अपनी स्पीड वो बढ़ा देती है तो कॉइन क्या होगा,
कॉइन उसके ठीक ऊपर ना गिर के कॉइन कुछ पीछे की तरफ गिर जाएगा। मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाना चाहिए? ए, कि आगे की तरफ जा भी रही है और इसकी चाल बढ़ भी रही है। तो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ए। नेक्स्ट, a force of 19.6 Newton when applied parallel to the surface just moves the body of mass 10 kilogram kept on a horizontal surface. If a 5 kilogram mass is kept on the first mass, the force applied parallel to the surface to just move the combined body is. यहां पर अपने पास एक बॉडी है जिसका मास है 10 किलोग्राम और इसको मूव करने के लिए इस पर फोर्स लगाना पड़ता है 19.6 न्यूटन। अब ऐसा क्यों हो रहा होगा? बहुत सिंपल सी बात है, फ्री बॉडी पर डायग्राम बना के देख लेते हैं। पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स आ रहा होगा, है ना, घर्षण बल। घर्षण बल का मान किसके बराबर रहेगा? म्यू इंटू mg के बराबर। और अगर हम इस वस्तु को कह रहे हैं सिर्फ हमें गति करवानी है, मूव करवानी है, तो हमें कम से कम कितना बल लगाना पड़ेगा? घर्षण बल के बराबर। तो क्या यहां से हम 19.6 इक्वल टू म्यू, m दिया है 10 और g इसके इक्वल रख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है? दूसरे वाले केस में कह रहा है कि हमने इस 10 के पिंड के ऊपर 5 किलोग्राम का और द्रव्यमान रख दिया। मतलब 10 तो पहले से था ही, एक 5 और रख दिया। तो अभी जो टोटल डाउनवर्ड mg हो गया, यहां पे क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा म्यू इंटू 15 इंटू जी। पहले 10 किलोग्राम मास था, अब कितना हो गया? 15 किलोग्राम हो गया। तो अगर मैं म्यू mg अब यहां पे लिखूं तो क्या मिलेगा? देखिए, यहां से म्यू इंटू जी, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 19.6 अपॉन 10। रख देते हैं, तो ये हो गया 19.6 अपॉन 10 इंटू 15। तो अब कितने फोर्स की जरूरत पड़ने वाली है? 29.4 न्यूटन, जो है आपका ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, if the normal force is doubled, the coefficient of friction is। देखिए, coefficient of friction किसकी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है मटेरियल इन कांटेक्ट की, है ना, उनकी रफनेस की। तो अगर हमने नॉर्मल रिएक्शन को डबल या आधा कर दिया या कुछ भी उसमें चेंज कर दिया, तो क्या हमने सरफेसेस बदली अपनी? ऐसा तो कहीं दिया नहीं है। जब हमारी सरफेसेस नहीं बदली, जब हमारा उनका नेचर नहीं बदला, तो आप इसको कुछ भी कर दें, अभिलंब बल को, नॉर्मल फोर्स को, आपका जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो एक कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो ये वैल्यू बदलेगी नहीं, ये चेंज नहीं होगी। So the correct option will be option number A. How much work does a pulling force of 40 Newton do on a 20 kilogram box in pulling it 8 meter across the floor at a constant speed? The pulling force is directed at 60 degree above the horizontal. देखिए क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन में कि एक 40 न्यूटन का बल है, एक बॉक्स पे लग रहा है जो उसको 8 मीटर तक खींचता है। तो मतलब बॉक्स कहीं यहां चला गया 8 मीटर आगे, और फोर्स कितने एंगल पर है? 60 डिग्री पर लगा। फाइंड क्या करना है? वर्क, कार्य क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। फोर्स कितना दिया है? 40। कितना डिस्प्लेस करा? 8 मीटर।
cos 60 डिग्री। तो टोटल कितना आ गया आपके पास आंसर 160 जूल, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, a horizontal force of 5 Newton is required to maintain a velocity of 2 meter per second for a block of 10 kilogram mass sliding over a rough surface। तो देखो क्या देके रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक पिंड है, 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसको चलाना है और उस पर इसके लिए फोर्स कितना लगाना पड़ रहा है 5 न्यूटन। तो फोर्स दे दिया गया है मुझे 5 न्यूटन। अब फोर्स के साथ पूछा क्या है, कार्य कितना है, मतलब वर्क पूछा है। तो वर्क के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट और चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। वेलोसिटी दी है 2, टाइम दिया है 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट आ गया वो आ गया 120 मीटर। फोर्स मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया। वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब 5 इंटू 120 मतलब ये हो गया आपका 600 जूल। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन ए, 600 जूल। नेक्स्ट, क्वेश्चन 14, सपोज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी सडनली डिसअपियर्स, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर पृथ्वी का गुरुत्व बल अचानक से खत्म हो जाए, देखो जितने भी ऑप्शन हमें दिए गए हैं अगर हम वो देखें तो एक तो मास की बात हुई है और दूसरा वेट की, राइट। तो ये देख लेते हैं कि अगर एकदम से गुरुत्व बल खत्म हो जाता है, ग्रेविटी अगर एकदम से खत्म हो जाती है तो क्या होगा। वेट क्या होता है, वेट हम लिखते हैं m इंटू जी। अब कह रहा है जी 0 हो गया तो वेट कितना हो जाएगा, वेट हो जाएगा 0। पर क्या मास पे कोई फर्क पड़ेगा, मास पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अपना जो सही ऑप्शन होगा उसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि मास सेम रहेगा लेकिन वेट 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, वेट ऑफ द बॉडी विल बिकम 0, मास रिमेन सेम, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा। बाकी ऑप्शन पे भी जल्दी से एक बार नजर मार लेते हैं। मास ऑफ द बॉडी विल बिकम 0 नहीं होगा, मास एंड वेट दोनों 0 कह रहे हैं, ये भी नहीं होगा, और मास ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज, ऐसा तो कुछ है ही नहीं कॉन्सेप्ट। तो जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, Galileo writes that for the angle of projection of a projectile at an angle 45 plus theta and 45 minus theta, the horizontal range described by the projectile are in ratio। देखो भाई क्या कह रहा है आपसे कि गैलीलियो ने क्या बोला कि अगर हम किसी पिंड को 2 कोणों पर फेंकें, एक बार उसको हम फेंकें 45 माइनस थीटा पर और एक बार हम उसको फेंकें 45 प्लस थीटा पर, तो उनके जो परास है, उनके जो रेंज है, उनका रेशियो क्या होगा। अब पहले तो एक बात बताइए, क्या आपको यह रूल याद है कि R1 बराबर R2 होगा अगर इसको हमने थीटा 1 कोण पर फेंका है और इसको हमने थीटा कोण 2 पर फेंका है, अगर दोनों का सम कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, है ना। ऐसा बोल देते ना अपन कि 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों केस में रेंज सेम, 40 डिग्री 50 डिग्री दोनों केस में रेंज सेम। तो रेंज सेम होती है अगर दोनों का सम कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए। तो क्या इस केस में थीटा 1 45 माइनस थीटा है, थीटा 2 45 प्लस थीटा है। मान लेते हैं इसके लिए है रेंज R1, इसके लिए है रेंज R2। तो अगर मैं बोलूं थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या मिलेगा, 45 माइनस थीटा प्लस 45 प्लस थीटा मतलब 90 डिग्री। तो देखो दोनों का सम कितना मिल गया 90 डिग्री मिल गया, मतलब यहां पर भी रेंज क्या मिल जाएगी R1 इक्वल टू R2 मिल जाएगा। तो R1 अपॉन R2 ये मिलेगा मुझे 1 या 1 रेशियो 1। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़े, नेक्स्ट, a wire of area of cross section 10 पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया है हमें
10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर इज इंक्रीज्ड इन लेंथ बाय 0.1%, मतलब डेल्टा एल अपॉन एल ये 0.1% या 0.1 अपॉन 100 दे दिया है। ठीक है, द टेंशन प्रोड्यूस्ड इज 1000 न्यूटन। पूछा क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर। देखिए जी, अगर मैं यंग के गुणांक की बात करूं तो y होता है आपका बल बटे क्षेत्रफल डिवाइड बाई लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई। तो अब बस यही मान हमें रखने हैं, हमें y का मान चाहिए। F कितना दे दिया है 1000, जो तनाव है वो एक तरह का बल ही है, बटे क्षेत्रफल मतलब 10⁻⁻6, और इसको डिवाइड कर दिया है किससे, डेल्टा एल अपॉन एल से। तो डेल्टा एल अपॉन एल कितना आ गया 1/1000। ये कितना हो गया, ऊपर है 10⁻3, नीचे है 10⁻⁻6, और ये इंटू हो गया, डिवाइड को आपने उल्टा किया, इंटू हो गया, तो 1/1000 किस में बदल जाएगा 1000 में, मतलब 10⁻3 में। इसको अगर मैं 10 की पूरी पावर को सॉल्व करूंगा तो देखो 3 और प्लस 3 6, और नीचे से -6 आया तो प्लस हो गया, तो 6 + 6 मिल गया 12। तो आपका आंसर आ गया 10⁻12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्लॉक शोन इन द डायग्राम दैट बीइंग पुश्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल। देखो, एक घर्षणहीन टेबल है, इसके ऊपर आपके जो दिखाए गए 3 टुकड़े हैं वो रखे हैं, और उनको एक बल F लगा के धकेला जा रहा है। अब हमें 2 स्टेटमेंट दिए, हमें 2 सेंटेंसेस यहां दिए, उनके बारे में बात करनी है। पहला क्या बोल रहा है, सभी गुटके एक ही त्वरण से गतिमान होंगे, ऑल ब्लॉक्स मूव विद द सेम एक्सेलरेशन। देखते हैं, प्रत्येक गुटके पर कुल बल समान होगा, द नेट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक इज सेम। क्या ऐसा होगा, चलो देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन, त्वरण की। तो देखो भाई, जब आपने तीनों पर एक ही बल लगाया हुआ है, तो हम लोग त्वरण क्या लिखते हैं किसी भी पिंड के लिए, कुल बल, नेट बल डिवाइड बाय कुल द्रव्यमान। है ना, कुल द्रव्यमान चाहिए इस पर। तो अगर कुल द्रव्यमान की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, 3 + 2 + 1 6। अब क्या यहां पे ये बोल रहा है A1 A2 A3, ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहा। तो मतलब जो त्वरण है, जो एक्सेलरेशन है, वो तीनों ब्लॉक का सही है, मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब स्टेटमेंट नंबर 2 पर और बात कर लेते हैं। क्या तीनों पर लगने वाला नेट बल सेम होगा, है ना, कुल बल समान होगा, नेट फोर्स इक्वल होगा। चलो देखते हैं। देखो, नेट फोर्स हमें किसी भी ब्लॉक के ऊपर निकालना है, तो हम लोग बहुत सिंपल सा क्या बोल सकते हैं कि उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होना चाहिए। अब अगर मैं पहले वाले ब्लॉक की बात करूं, इसका मास है 1, इसका एक्सेलरेशन है F/6, तो मतलब इसके ऊपर जो बल लगेगा F1 वो कितना लगेगा F/6 के। इस 2 की बात करी जाए तो जब ये पुश कर रहे होंगे हम, तो टोटल मास कितना पुश हो रहा होगा, 2 + 1 मतलब 3। तो यहां पर जो नेट फोर्स आ गया वो कितना आ गया, 3 × F/6। और इस वाले के ऊपर, 3 वाले के ऊपर, यहां पे टोटल 6 पुश हो रहा है, तो ये मिलेगा मुझे F × F/6, मतलब यहां पर नेट बल कितना आ जाएगा, टोटल पुश्ड मास है आपका 6, तो यहां पर जो आपका नेट फोर्स हो गया वो किसके इक्वल आ गया, F के इक्वल, जो हमें दिख भी रहा है। तो ये भी दिख गया कि जो तीनों के फोर्सेस हैं वो अलग अलग है। तो एक्सेलरेशन सेम है, फोर्सेस तीनों पर अलग अलग हैं, तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपका हो गया स्टेटमेंट नंबर ए, ऑप्शन ए। आगे बढ़े।
एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर विल बी। देखिए, आप सोप बबल बना रहे हैं, इसका मतलब है हम क्या कर रहे होंगे, हम उसके एरिया को बढ़ा रहे होंगे। एक लेयर है, लेयर को मैं बढ़ा के एक बबल का शेप दे दिया, तो एरिया में कितना चेंज आएगा जब भी हम सोप बबल बनाएंगे तो डेल्टा ए, देखो सोप है, बबल है, तो किस शेप में बनेगा, स्फेरिकल, एरिया बना 4πr², और फ्री सरफेसेस कितने हो गए 2, बबल है ना, तो ये कितना बन गया मेरे पास 8πr²। टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड या वर्क डन है ना, ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका T इंटू डेल्टा ए, मतलब ये हो गया अपने पास T इंटू 8πr²। अब सारे आंसर में पाई है, तो जल्दी से ऑप्शन में वैल्यूज रख के देख लेते हैं क्या आ जाएगी अपने पास। तो T की वैल्यू अपन को गिवन है सरफेस टेंशन 30, सरफेस पृष्ठ तनाव दिया है 30, इंटू क्या है 8 पाई, तो 8 के प्लेस पर 8, पाई की जगह पर पाई, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस दी है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आपने कुछ भी बदला नहीं, डाइन को भी न्यूटन में नहीं बदला या सेंटीमीटर को मीटर में नहीं बदला। देखो बहुत सिंपल सा रीजन है, आपकी जो यूनिट दी है वो क्या दी है, अर्ग गिवन है। अगर यूनिट अर्ग में गिवन है तो इसका मतलब सीजीएस की बात हो रही है, तो कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। तो यहां हम क्या कर लें, रेडियस है 20, सॉरी इट्स डायमीटर, तो अगर डायमीटर 20 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 20/2, और इसका कर लिया स्क्वायर, कितना आ जाएगा 240 पाई, और ये हुआ 10 स्क्वायर, मतलब हो गया 100, तो ये आ गया आपके पास 24,000 पाई अर्ग। कौन सा ऑप्शन है 24,000 पाई, 24,000 पाई अर्ग इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, two masses of 5 and 10 kg are connected to a pulley as shown. What will be the acceleration of the system? देखिए, जब भी दो ऑब्जेक्ट को इस तरह की एक पुली के साथ हम लटका देते हैं तो इसको हम कहते हैं एटवुड टेबल, और एटवुड टेबल में अपने को एक्सेलरेशन यानी त्वरण निकालना है, तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी। तो ये आ गया आपके पास 10 माइनस 5 अपॉन 10 प्लस 5 इंटू जी, मतलब 5/15g, या जो हो गया आपका g/3। तो आपका एक्सेलरेशन, आपका त्वरण कितने बराबर आ गया, g/3 के, जो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, two substances of density ρ1 and ρ2 are mixed in equal volume and the relative density of the mixture is 4. When they are mixed in equal masses, the relative density is 3. Value of ρ1 and ρ2 are, ठीक है। देखिए, हमने दो अलग अलग मटेरियल ले लिए, पदार्थ ले लिए, तो पहले का घनत्व दिया है ρ1, दूसरे का ρ2। अब कह रहे पहली स्थिति में समान आयतन में मिलाए जाते हैं तो उनका घनत्व मिलता है 4, और फिर समान द्रव्यमान में मिलाया जाता है तो घनत्व मिलता है 3। ρ1 और ρ2 के मान बता दीजिए। कोई बात नहीं, घनत्व क्या है, डेंसिटी, इसे हम लिखते हैं टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब पहले केस में हमसे क्या बोल दिया है कि देखो भाई दोनों के वॉल्यूम सेम है, तो पहले का वॉल्यूम मान लेते हैं v है, तो अगर पहले की बात करें तो वॉल्यूम मान लिया v, डेंसिटी हो गई ρ1, मास हो गया v इंटू ρ1, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। दूसरे वाले की बात करें तो इसका भी वॉल्यूम v होना चाहिए, डेंसिटी ρ2 है, तो इसका जो टोटल मास हो जाएगा वो v इंटू ρ2 हो जाएगा। तो नेट डेंसिटी कितनी आई, नेट डेंसिटी आ गई, नेट मास
अपॉन नेट वॉल्यूम। नेट वॉल्यूम कितना है, V प्लस V, दोनों का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। तो ऊपर देखो, इस केस में जो वैल्यू है ये 4, ऊपर से मैंने V कॉमन ले लिया, तो मुझे रो 1 प्लस रो 2, ये वैल्यू कितनी मिल गई है, 8। ये बन गया पहला इक्वेशन। दूसरे केस में यही काम करना है, बस मासेस सेम रखने हैं। तो अब केस 2 में क्या करें हम, केस 2 में पहले की अगर बात करें तो पहले का वॉल्यूम नहीं पता, तो वॉल्यूम हो जाएगा, मास इसका m मान लेते हैं तो m अपॉन रो 1, और दूसरे का जो वॉल्यूम है ये V2 है, ये हो गया m बाई रो 2। तो अभी इसकी डेंसिटी कितनी आ जाएगी, इस केस में डेंसिटी बनेगी टोटल मास m प्लस m मतलब 2m, और टोटल वॉल्यूम जो हो गया m बाई रो 1 प्लस m बाई रो 2। तो ऊपर से आ गया 2m, नीचे से m कॉमन, 1 बाई रो 1 प्लस 1 बाई रो 2। अच्छा, इस केस में वैल्यू दे के रखी अपने को 3 के इक्वल, तो यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, 3 इज इक्वल टू 2 बाई 1 बाई रो 1 प्लस 1 बाई रो 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा मुझे, 3 इज इक्वल टू 2 रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस। अब रो 1 प्लस रो 2 की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 रो 1 रो 2 इज 3, और 3 के साथ ये रो 1 प्लस रो 2 गए, मतलब हो गया 8। तो जो रो 1 इंटू रो 2 आया, ये आ गया 12। तो एक इक्वेशन मिली है रो 1 प्लस रो 2 8, दूसरी मिल गई है रो 1 रो 2 12। अब बस इन दोनों को उठा के साथ में सॉल्व करना है। तो क्या बनेगा इसका सॉल्यूशन, देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, रो 1 लिख सकते हैं हम 8 माइनस रो 2 इस वाले इक्वेशन से, और उसमें पुट कर ले रहे हैं, तो 8 माइनस रो 2 इंटू रो 2 इज इक्वल टू 12। तो 8 रो 2 माइनस रो 2 स्क्वायर, ये आ गया 12, मतलब रो 2 स्क्वायर माइनस 8 रो 2 प्लस 12 इक्वल टू मिला 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सॉल्व करने के लिए क्या कर, 6 रो 2 माइनस 2 रो 2 प्लस 12 इक्वल टू 0। अगर मैं यहां से रो 2 कॉमन लेता हूं तो आएगा रो 2 माइनस 6 माइनस 2 रो 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक तो मिल गया मुझे रो 2 कितना 6, और दूसरा मुझे मिल जाएगा रो 2 इज इक्वल टू 2। तो रो 2 की दो वैल्यू आ गई, 6 और 2। अगर मैं 6 रख देता हूं रो 2, तो देखो रो 1 प्लस रो 2 8 है, रो 2 6 हो गया, तो रो 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अगर मैं रो 2 इज इक्वल टू 2 ले लेता हूं, तो रो 1 कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। कुल मिला के दोनों में से एक कोई डेंसिटी रहेगी जो हो जाएगी 6, और दूसरी डेंसिटी हो जाएगी 2, जो कि आपको दिख रहा है कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, नेक्स्ट, when the amount of work done is 333 calorie and change in internal energy is 167 cal, then the heat supplied is, देखिए हमें कार्य दिया गया है और हमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी दिया गया है। तो ऊष्मागतिकी के पहले नियम से हम क्या जानते हैं, ऊष्मा में परिवर्तन बराबर कार्य में परिवर्तन प्लस आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। अब अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को यहां पे पुट कर दूं, तो वर्क हो गया 333, इंटरनल एनर्जी हो गया 167, जो दोनों आपके ऐड होके कितने आ जाएंगे, 500 कैलोरी। तो जो हीट गिवन है वो किसके इक्वल हो गई, 500 कैलोरी। नेक्स्ट, देयर आर टू चार्जेस प्लस 1 माइक्रोकूलम एंड प्लस 5 माइक्रोकूलम, द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन देम इज, चलिए देखो
दोनों फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगा रहे होंगे, तो मैं पहला लिख लेता हूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 5 माइक्रोकूलम। ये किस पे लग रहा है? 1 माइक्रोकूलम पे कौन लगा रहा है? 5 माइक्रोकूलम वाला। क्या फॉर्मूला है? के Q1 Q2 अपॉन से द डिस्टेंसेस आर, तो आर स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं दूसरे के लिए लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा फोर्स ऑन 5 माइक्रोकूलम ड्यू टू 1 माइक्रोकूलम। ये हो गया के 5 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम अपॉन आर स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दे रहे हैं, दोनों का रेशियो ले ले रहे हैं। तो F15 अपॉन F51 ये आ गया के अपॉन आर स्क्वायर 1 इंटू 5 माइक्रोकूलम में अपॉन के बाई आर स्क्वायर इंटू 5 माइक्रोकूलम इंटू, देखिए सारे टर्म कैंसिल हो गए, क्या रेशियो आ गया? 1:1। तो जो सही फोर्स का रेशियो है वो क्या मिल गया मुझे? 1:1, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इनसाइड अ हॉलो चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर द पोटेंशियल इज। देखिए अगर कोई खोखला गोला है तो खोखले गोले के अंदर E0 होता था और V कांस्टेंट होता है या नहीं? तो वैद्युत क्षेत्र अगर पूछा जाता तो 0 बोल देते, 0 बोल देते, और अगर पोटेंशियल पूछ लिया तो वो कांस्टेंट हो गया, नियत हो गया। तो जो सही आंसर है वो हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी। देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पूछा है, तो मैं ये पॉइंट ए और यहां पे ये पॉइंट बी इनको हाईलाइट कर दे रहा हूं। अब क्या बनेगा? सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है, ये दोनों श्रेणी सीरीज, ये भी आपके सीरीज है ना, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बना? ये पॉइंट ए, इधर से हम गए तो मुझे नीचे मिल रहे हैं दो रेजिस्टेंसेस 3 और 3, ये बन गया पॉइंट बी। ऊपर की तरफ गए तो यहां पे है 3, इधर से दो ब्रांच हो गई ऊपर और नीचे, ये 3 और 3 सीरीज में है तो 6 हो गया, और नीचे भी 3 और 3 सीरीज में है तो नीचे भी क्या मिल जाएगा मुझे? 6, और यहां पर इसको सॉल्व कर लिया, 3 हो गया। और क्या दिख रहा है? अब ये 6 और 6 पैरेलल में दिख गए मुझे, तो ये पैरेलल है तो वही ए और बी के बीच में स्टार्ट कर लेते हैं। नीचे तो कोई चेंज नहीं, ऊपर ये 3 रहा। देखो सेम रेजिस्टेंस जब भी पैरेलल में होते हैं तो हम लोग R/N लगा लेते हैं, जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं। तो अभी दो रेजिस्टेंस है 6 और 6 ओम के, तो नेट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? 6/2 मतलब 3, और इधर एक और 3, और ये नीचे तो 3 और 3 है ही। अब देखिए ये 3, 3 और 3, ऊपर वाले तीनों 3 सीरीज में, तो तीनों अगर सीरीज में है तो ये क्या बन जाएंगे? 9, और ये नीचे वाले भी दोनों 3 सीरीज में है तो ये आपको मिल जाएगा 6, और लास्ट 9 और 6 पैरेलल में है, तो जब पैरेलल में है तो R कितना आ जाएगा? 9 इंटू 6 अपॉन 9 प्लस 6, सो 9 इंटू 6 54, 9 प्लस 6 15, 3 5s are 15, so this should be 18/5, which is 3.6 ohm. So the final answer should be 3.6 ohm, option number D. Next, the period of a simple pendulum whose bob is a hollow metallic sphere is T. The period is T1 when bob is filled with sand, T2 when it's filled with mercury, and T3 when it's half filled with mercury. Which of the following is true? देखिए चार अलग अलग आपको पेंडुलम देके रखे हैं,
और चारों में एक में रेत भर दी है, एक खोखला छोड़ दिया है, एक में मरकरी भरी और एक में आधी मरकरी भरी है। हमसे बोला है कि हाँ भाई बता दो कि इन सब में से जो सही ऑप्शन है टाइम पीरियड को लेके वो कौन सा है। चलो पहले तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला देख लेते हैं। T इज इक्वल टू होता है सिंपल पेंडुलम में 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। मतलब कि मास तो कहीं पर आता है ही नहीं, तो जब मास कहीं पर नहीं आता तो इसकी हम चिंता ही छोड़ दें कि क्या सैंड भरी है और क्या मरकरी भरी है। अच्छा 2 पाई पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जी पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब ये एल क्या होता है? सिंपल पेंडुलम में हम एल बोलते हैं द डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट, जहां से वो लटकाया द्रव छड़ से, और वहां से लेके इसके द्रव्यमान केंद्र कहां पर है। तो अभी देखो क्या होगा, इस गोले में कुछ भी नहीं भरा, तो इसका जो केंद्र होगा वो हम बिंदु सी पर मान सकते हैं। यहां पर रेत भरी है लेकिन एक समान भरी है, तो एक समान गोला है तो इसके लिए भी केंद्र वहीं रहेगा और इसके लिए भी केंद्र वहीं रहेगा। सेम लॉजिक, मरकरी है लेकिन एक जैसा भरा है। लेकिन यहां पे देखिए ऊपर वायु है और नीचे पदार्थ भरा है, तो जब भाई पदार्थ नीचे की तरफ भरा है तो इसका जो केंद्र आएगा वो कहां आ जाएगा, नीचे की तरफ विस्थापित हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से यहां तक की जो दूरी है ये एल है, यहां पर ये दूरी एल है और यहां ये दूरी एल है। लेकिन यहां पर एल केंद्र पे ना होके केंद्र से कुछ ज्यादा नीचे पहुंच गई, तो मतलब जो L3 है इसका मान सबसे ज्यादा है। अब L3 का मान सबसे ज्यादा है तो T क्या दिख रहा है, T दिख रहा है L बढ़ेगा तो T बढ़ेगा, अनुक्रमानुपाती दिख रहा है T प्रोपोर्शनल टू रूट एल। तो देखो T, T1 और T2 ये तीनों इक्वल हो गए। हर एक स्थिति में जो लंबाई है वो बराबर है, और जो T3 है, जो L3 है इसका मान सबसे ज्यादा है, तो T3 का भी मान क्या मिल गया मुझे, सबसे ज्यादा मिल गया। तो कौन सा ऑप्शन है जो इस बात को बोलता है, यह ऑप्शन नंबर डी, जहां पर T, T1 और T2 बराबर है और T3 इन सभी से ज्यादा है। नेक्स्ट, a pendulum clock that keeps correct time on earth is taken to the moon, it will run। देखो एक पेंडुलम घड़ी है, पृथ्वी पे सही समय दिखाती है, इसे चंद्रमा पे ले जाया जाए तो क्या होगा। ये बहुत सिंपल सी बात है, पहले इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं। यही होता है, राइट। अब इसको अगर हम चंद्रमा पे ले गए तो हमें क्या दिया है कि जो जी का वैल्यू है वो G/6 हो जाएगा। तो मतलब जो नया टाइम पीरियड आ गया ये आ गया 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन G/6, मतलब √6 टाइम पीरियड बढ़ गया। अब एक सिंपल सी बात समझना, तब ये बात आपको लॉजिकली समझ में आएगी। पहले पेंडुलम एक चक्कर लगा रहा था मान लीजिए 1 सेकेंड में, है ना, तो पेंडुलम 1 सेकेंड में चक्कर लगा रहा था, अपने पास जो घड़ी थी वो भी कितना टाइम बता रही थी, 1 सेकेंड बता रही थी। अब पेंडुलम चक्कर लगा रहा है 2 सेकेंड में, टाइम बढ़ गया ना, इसका जो टाइम है वो बढ़ गया कुछ। तो मतलब क्या हुआ कि ये 1 सेकेंड का जो टाइम बताएगा, एक चक्कर मतलब 1 सेकेंड है, तो इसने एक चक्कर लगाया, वास्तविकता में इसको कितना टाइम लग गया, 2 सेकेंड लग गया, और इसने बताया अपन को 1 सेकेंड ही, मतलब घड़ी धीमी हो गई। मतलब ये बताएगा अपन को कि अभी 10 घंटे हुए, वास्तविकता में 20 घंटे हो चुके होंगे। तो यानी कि ये जो घड़ी है ये धीमी हो जाएगी, ये स्लो हो जाएगी बाय अ फैक्टर ऑफ √6। So this will become √6 times slow. Next, a car has a fresh battery of EMF 12 volt and internal resistance 0.05 ohm. If the starter motor draws a current of 90 ampere, the terminal voltage when the starter is on will be। क्या दे के रखा है, एक बैटरी दी है, 12 वोल्ट का वैद्युत वाहक बल दिया है, आंतरिक प्रतिरोध दे दिया 0.05 और धारा दे दी 90 एम्पियर। पूछा क्या है, विभवांतर पूछा है सिरों पर। तो हम सूत्र क्या जानते हैं, इज इक्वल टू V प्लस IR।
ई दे दिया 12, वी हमसे पूछ के रखा है, धारा दे दी 90 और ये दे दिया 0.05, तो ये मिल गया 4.5। मतलब V का मान कितना आ जाएगा 12 माइनस 4.5 जो हो गया 7.5 वोल्ट। तो 7.5 वोल्ट मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, in the figure shown there are two semicircle of radii r1 and r2 in which a current I is flowing, the magnetic induction at the center O will be। देखो O पे हमें यह निकालना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है। दो वृत्त दिए हैं, अर्धवृत्त दिए हैं r1 बा r2 त्रिज्याओं के। तो दो तीन चीजें करनी होती हैं ऐसे क्वेश्चन में। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि B का सूत्र क्या होगा। तो B होता है म्यू नॉट I अपॉन 2r। जब पूरा वृत्त हो और आधा वृत्त है तो हम इसके साथ क्या लिख देंगे 1/2। तो मतलब मुझे मिल गया म्यू नॉट I अपॉन 4r। ये सूत्र मिल गया। दूसरा दिशा देख लेते हैं। देखो यहां पे ऊपर की तरफ धारा जा रही है तो अपना दाहिने हाथ का अंगूठा अंदर की तरफ, तो मतलब इस वाले की वजह से जब आप B देखेंगे तो आपको मिलेगा अंदर की तरफ। ऐसे यहां पे धारा ऐसे जा रही है तो यहां पे भी अंगूठा अंदर की तरफ, मतलब इस वाले की वजह से भी B क्या है अंदर की तरफ। तो दोनों समान दिशाओं में है, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो जो कुल B का मान है वो कितना आ जाएगा अपने पास, B आ जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 4r1 प्लस म्यू नॉट I2 अपॉन 4r2। दोनों भागों के लिए अलग अलग लिख लिए। अब देखो धारा का मान, करंट दोनों ही कंडीशन में कैसा है, सेम है, I के इक्वल है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 कॉमन, इधर से आ गया I अपॉन r1, इधर से आ गया I अपॉन r2, I भी कॉमन आ जाएगा। तो म्यू नॉट I अपॉन 4, जिसको अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 r1 प्लस r2 अपॉन r1 r2, जो है आपका ऑप्शन नंबर सी। डन। नेक्स्ट, if a bar magnet of magnetic moment M is freely suspended in uniform magnetic field of strength B, the work done rotating the magnet through an angle theta is। देखिए जब भी किसी मैग्नेट को किसी आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रखेंगे तो ये क्या होगा, ये हमेशा उसके समांतर आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा। मतलब इनिशियल एंगल कितना हो गया 0, फाइनल एंगल कितना हो गया, इसको अपन ने थीटा एंगल से घुमा दिया, मतलब थीटा हो गया। अब कार्य पूछा है, वर्क पूछा है, तो वर्क होता है एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। एम और बी हमें सीधे सीधे इसी रूप में दिए गए हैं, ये आ जाएगा कॉस 0 माइनस कॉस थीटा। तो वर्क डन आ गया एम बी 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, जो हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, a metallic ring is attached with the wall of a room. When the north pole of a magnet is brought near to it, the induced current in the ring will be। देखो उत्तरी सिरे को हम इसके पास लेकर आ रहे हैं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं दिया है ना, कुछ ऐसा नहीं दे रहा कि उसके अंदर से गिरा दिया दूसरी तरफ निकाल दिया, कुछ भी बात नहीं करी, केवल बस हम नॉर्थ को इसके पास में लेकर आए। तो अगर नॉर्थ को इसके पास में लेके आए हैं तो लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज का नियम, कि जिसकी वजह से उत्पन्न है उसको विरोध करेंगे, जिसकी वजह से जनरेट हो रहा है उसको अपोज करेंगे। तो मतलब ये नॉर्थ के पास आने को अपोज करेगा, नॉर्थ के पास आने को अपोज करना मतलब नॉर्थ को रिपेल करना, मतलब ये खुद भी कैसा बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। और अगर ये नॉर्थ बन गया तो इसमें डायरेक्शन कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो डायरेक्शन रहेगा
वो आपका रहेगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वामावर्त दिशा में। ठीक है, नेक्स्ट, द रेशियो पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेट करंट इज। देखो, ऑल्टरनेट करंट की जो नॉर्मल इक्वेशन होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी के फॉर्म में। इसका पीक वैल्यू कितना आता है, आई नॉट, और आरएमएस वैल्यू कितना आ जाता है, आई नॉट बाई √2। मुझसे पूछा है इनके रेशियो बता दो, तो आई पीक अपॉन आई आरएमएस, ये आपका आ गया √2/1 या √2, जो हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, if the slit widths are in ratio 1:9। देखो, स्लिट झिर्री की चौड़ाइयां दी है, झिर्री की चौड़ाइयां देने का मतलब इनमें से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रताएं दी है आपको एक तरह से। तो मुझे I1/I2 ये 1:9 में दे दिया। अब निम्निष्ठ और उच्चिष्ठ की तीव्रताओं का अनुपात मुझसे पूछा है, तो देखो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, √I max, निम्निष्ठ और उच्चिष्ठ मतलब पहले मिनिमा और फिर मैक्सिमा, है ना। मिनिमा टू मैक्सिमा पूछा है, तो मिनिमा क्या होता है, √I1 माइनस √I2, मैक्सिमा √I1 प्लस √I2। अब देखो, यहां माइनस का मतलब ये नहीं है कि आपको I2 9 ही लेना जरूरी है, इनमें से हम कोई भी I1 कोई भी I2 ले सकते हैं, मतलब बस मुझे इस तरह का एक रेशियो पता है, तो मैं यहीं से क्या करूं, इसको I2/I1 इक्वल टू 9/1 लिख ले रहा हूं, सो सॉरी 1/9। चलिए लिख देते हैं इसको, सो √I मिनिमम अपॉन I मैक्सिमम, ये हो गया √9 माइनस √1 अपॉन √9 प्लस √1, 3 माइनस 1 1/2 आ गया। अब यहां से रूट हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या कर लेंगे, स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/4, जो है ऑप्शन सी। सो मिनिमा अपॉन मैक्सिमा विल बी 1/4। नेक्स्ट, a circular coil and a bar magnet placed nearby are made to move in the same direction। दो चीजें हैं, एक सर्कुलर कॉइल है और एक बार मैग्नेट है। द कॉइल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन 0.5 सेकेंड। तो अगर मैं कॉइल की बात करूं और दूसरा है मैग्नेट, तो अगर कॉइल की बात करी जाए तो कॉइल में क्या दे दिया, 1 मीटर इन 0.5 सेकेंड दे दिया, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मैग्नेट की बात करी जाए तो मैग्नेट इज ट्रैवलिंग 2 मीटर इन 1 सेकेंड, तो अगर मैग्नेट की स्पीड देखी जाए तो डिस्टेंस है 2, टाइम है 1, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो कितनी अच्छी बात हो रही है, दोनों जा रहे हैं सेम स्पीड से जा रहे हैं। जब दोनों सेम स्पीड से एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो ना तो एक दूसरे के पास आ रहे होंगे ना एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे, है ना। तो यानी कि फ्लक्स चेंज है ही नहीं, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है दोनों के बीच में। बात समझ में आ रही है ना। ये बिल्कुल वैसी ही कंडीशन है जैसे आप लोग बस में बैठे हैं तो सब लोग एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से चले जा रहे हैं, तो एक पर्सन का दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, कोई ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा, क्योंकि कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड है वो जीरो रहेगा। नेक्स्ट, इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट द स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमा। देखो क्या पूछा है, क्रमागत उच्चिष्ठ या निम्निष्ठों के बीच की दूरी, सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमा के बीच की डिस्टेंस,
यही तो फ्रिंज विड्थ कहलाती है, और फ्रिंज विड्थ होती क्या थी, लैम्डा डी अपॉन डी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज। देखो वेवलेंथ चाहिए और वेवलेंथ चाहिए एंगस्ट्रॉम में, तो हम लोगों के पास फॉर्मूला है या लेमडा लिख सकते हैं हम 12400 अपॉन ई, ये एंगस्ट्रॉम में आ जाता है और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो पुट कर लेते हैं। लेमडा क्या मिल जाएगा 12400, एनर्जी गिवन है 2.48 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये डेसिमल हटाया 00 आया 124 इंटू 248 हो गया, और इसको और सॉल्व किया तो ये आ गया आपके पास 5000, और बाय डिफॉल्ट यहां पे यूनिट क्या मिलेगी इस फॉर्मूले में, एंगस्ट्रॉम। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन बी। ऑलराइट, नेक्स्ट, which of the following will have the least value of Q upon M? चार्ज टू मास रेशियो सबसे कम किसका होगा, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ये बना लेते हैं हम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा और बीटा। अब बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन नियरली सेम है ना, तो इनको हम दो को अलग अलग नहीं, इनमें से हम किसी एक को ही उठा लेते हैं, तो इसको हटा दे रहा हूं मैं, इन तीन के ऊपर ही कंपैरिजन कर ले रहे हैं। चलिए, लीस्ट वैल्यू चाहिए सबसे कम, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1 यूनिट है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज 1 यूनिट है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज 2 यूनिट है। मास की बात करी जाए तो अल्फा पार्टिकल का मास 4 यूनिट है, प्रोटॉन का मास 1 यूनिट है, और इलेक्ट्रॉन इसके रिस्पेक्ट में बहुत ही कम है। तो जब मैं Q बाई एम फाइंड करूंगा तो यहां से क्या मिलेगा मुझे, यहां से मुझे मिला Q बाई एम में 1 अपॉन 1 बाई 1000, मतलब दिस नियरली इक्वल टू 1000, बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। ये मिला 1 अपॉन 1 विच इज नियरली इक्वल टू 1, और ये मिला 2 बाई 4 विच इज 1 बाई 2 यानी 0.5। तो सबसे लीस्ट वैल्यू किसकी मिली, अल्फा पार्टिकल की। सबसे कम वैल्यू ही हमसे पूछी है, तो सबसे कम किसके लिए हो गई है, अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल के लिए। नेक्स्ट, when green light is incident on the surface of a metal, it emits photoelectron, but there is no such emission when yellow color light. Which one of the color can produce emission of photoelectron? देखो क्या दिया है, कि ग्रीन लाइट पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाता है ना, येलो पर नहीं होता। अब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए क्या कंडीशन थी, कि जो आवृत्ति है वो ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं। तो यानी कि इससे कम वाले तो किसी भी स्थिति में होना है ही नहीं। अच्छा, ये तो पता ही है कि सबसे ज्यादा जो आवृत्ति है वो वायलेट की है, या सबसे कम तरंग दैर्ध्य वायलेट की है, और रेड में क्या है, तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है, आवृत्ति कम हो जाती है। तो हमसे ये पूछ रहे कि हाँ भाई बता दो कि इन दिए गए ऑप्शन में से किस में आपका उत्सर्जन अभी भी यहां पर हो जाएगा, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। तो देखो पहला कलर क्या दिया है, ऑरेंज। ऑरेंज किस साइड है, बिना उत्सर्जन वाले में, मतलब ओ में नहीं होगा। दूसरा दिया है रेड, रेड भी कहां है, बिना उत्सर्जन वालों में है, यहां पे भी नहीं होगा। तीसरा दिया है इंडिगो, इंडिगो कहां पर है, उत्सर्जन वालों में है, तो मतलब इंडिगो कलर ये प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कर सकता है। ऑप्शन बहुत सिंपल से है, लॉजिक बहुत सिंपल सा है। अगर आवृत्ति आपकी अधिक है ना, तो अभी ग्रीन पे तो कह रहा है कि उत्सर्जन हो ही रहा है, तो ग्रीन कलर से अगर ज्यादा आवृत्ति है तो वो उत्सर्जन कर देगा, बस इतनी सी बात थी। नेक्स्ट, विच वन इज रिवर्स बायस्ड। देखो पीएन जंक्शन में हमेशा अगर पी प्रकार का उच्च विभव पे है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अग्रभनत,
और पी वाला अगर निम्न विभव पे है तो पश्च अभिनत। फॉरवर्ड बायसिंग कब होती है? जब पी हाई पोटेंशियल पे हो और लो पोटेंशियल पे हो तो ये रिवर्स बायसिंग। तो अभी हम क्या करें इसमें, अभी हम इसमें ऐसे देख लेते हैं। देखो ये है +15, ये है +10, तो n को 0 कर लें अगर हम, तो ये बना आपका 5, ये बना आपका 0। यहां देख लेते हैं, ये है -5, ये है -10, इसको कर दिया 0, ये हो गया +5। ये -5, ये 10, इसको कर दिया 0, ये हो गया +15, और ये 0 है ही पहले से, ये है -10। तो कौन सा ऐसा केस है जहां पर P आपका जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है, कम विभव पे है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी में। देख लो ये 0 है और यहां माइनस है, बाकी तीनों में प्लस है वैल्यू। तो यानी कि जो रिवर्स बायसिंग होगी, पश्च अभिनति होगी, वो किसमें होगी? ऑप्शन सी में। नेक्स्ट, न्यूक्लियस, हमें एक न्यूक्लियस दिया है ZX से, emits 9 अल्फा पार्टिकल एंड 5 बीटा पार्टिकल, the ratio of total proton and neutrons in the final nucleus is। तो देखो एक रेशियो चाहिए, अनुपात चाहिए, काय का? लास्ट जो बनेगा उसमें टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन का। चलो देखते हैं क्या बदलेगा, कैसे बदलेगा। पहले ये देख लो ओरिजिनल, तो ओरिजिनल में हमें ZX से दिया है, तो मतलब Z क्या हो गया? परमाणु क्रमांक। तो जो प्रोटॉन है वो होगा Z, और जो न्यूट्रॉन है ये कितने हो जाएंगे? A-Z। ठीक है, अब इसके बाद निकले 9 अल्फा कण। अल्फा कण का मतलब हो गया 2He4। ठीक है ना? तो चलो 2He4 निकाल के देखते हैं 9 टाइम्स क्या बनेगा। तो अपने पास था ZX से एक से बन गया ये, देखो ये 9 इंटू 2 18 निकल गया बाहर, कुछ बन गया मान लीजिए Y, और A से जब ये 9 टाइम्स 4 जाएगा तो ये हो गया A-36। निकाल दिए 9 अल्फा कण। बात समझ में आई? अल्फा कण निकलने पर जो आपका Z है वो एक अल्फा कण में 2 चेंज होता है, तो 9 में कितना बदल जाएगा? -18, और जो M है मतलब जो A है आपका वो 4 पॉइंट चेंज होता है। तो आपने 9 अल्फा निकाले, 9 इंटू 4 मतलब 36 पॉइंट, ये कम हो गया। अब यहां से कह रहा है 5 बीटा, बीटा को हम लिख सकते हैं, ये मतलब बीटा जब निकलेगा तो क्या होगा? सोचो, -1 कम होगा। तो एक तरह से -1 का कम होना मतलब +1 का ऐड होना। तो ये मिल गया मुझे Z-18 +5। अच्छा, ए पर कोई चेंज नहीं है, ए की जगह तो 0 है, तो ये रहेगा A-36। लेट्स कॉल इट XY, लेट्स कॉल इट से P। तो आपका जो फाइनल बना वो ये बना। अब अगर मैं बोलूं कि हां भाई इसके लिए आप एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन बता दो, तो ये हो गया Z-18 +5 मतलब Z-13। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? यहां पे हमें मास नंबर में से ये नंबर माइनस करना पड़ेगा, मतलब A-36 में से मैं क्या माइनस कर दूं? Z-13। तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा A-Z-23। क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए इनका रेशियो। तो रेशियो अगर मैं लेता हूं, अच्छा रेशियो भी किसका चाहिए? देखो, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन, मतलब ये आ गया Z-13 और इधर से मिल जाएगा A-Z-23। क्या ऑप्शन मैच हुआ? यहां पर मैच हो गया है ऑप्शन नंबर ए, Z-13 अपॉन A-Z-23। नेक्स्ट, इन अ प्योर सिलिकॉन दिया है आपको और इसमें Ni दे दिया है 10⁻16 पर मीटर क्यूब। अच्छा, आगे क्या दे दिया?
300 केल्विन पर फास्फोरस के 10 पावर 21 एटम को कंबाइन कर दिया। तो अगर मैंने फास्फोरस कंबाइन किया है तो फास्फोरस कैसा है? पेंटावेलेंट है। पेंटावेलेंट है मतलब ये क्या करेगा? ये फ्री इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने हो जाएंगे? 10 पावर 21 पर मीटर क्यूब। ये आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का केस हो गया। तो पूछ रहा है कि हाँ भाई ये बता दो कि नया होल कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, है ना, होल सांद्रण कितना होगा। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है अपने पास Ni इंटू Ni इज इक्वल टू Ne इंटू NH, या Ni स्क्वायर इक्वल टू Ne इंटू NH, जिस भी फॉर्म में आप लिखना चाहो। तो Ni कितना दे के रखा मैं? 10 पावर 16, इसका कर दिया स्क्वायर। Ne दे दिया है 10 पावर 21, NH हमसे पूछा है, सो 10 पावर 32 अपॉन 10 पावर 21, ये आ गया NH। सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा 10 पावर 11 पर मीटर क्यूब। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन सी, 10 पावर 11 पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट, इन बुलियन अलजेब्रा एक एक्सप्रेशन दिया है और पूछा वो किसके इक्वल है। चलो देख लेते हैं। देखो क्या दिया एक्सप्रेशन? ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाई ए। सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को ही एक्सपेंड करते हैं। पूरे का कॉम्प्लीमेंट है तो ये बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट डॉट मल्टीप्लाई, ये बदल जाता है प्लस में और ये बन गया बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इंटू ए। अब देखो किसी भी नंबर का डबल कॉम्प्लीमेंट है तो ये तो वही नंबर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए। अब किसी भी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे ए इंटू ए है, तो ये रिजल्ट हमेशा ए में कन्वर्ट होगा और ये हो गया बी इंटू ए। इन दोनों में से ए कॉमन लेने पे आ गया मेरे पास बी प्लस 1। अब बुलियन अलजेब्रा क्या कहती है कि आप 1 को किसी के साथ भी ऐड करोगे, चाहे 0 के साथ चाहे 1 के साथ, वो रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा 1 ही आएगा। तो ये हो गया आपके पास ए इंटू 1, मतलब जो फाइनल रिजल्ट आया वो किसके इक्वल आ गया? ए के इक्वल। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी 41, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अ कॉन्केव मिरर एंड अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस जो है वो ग्लास का बना है, बोथ हैव अ फोकल लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर व्हेन इन एयर, व्हेन दे आर इन वाटर देयर न्यू फोकल लेंथ्स आर। देखो मिरर की तो फोकल लेंथ बदलनी है नहीं, तो मिरर की अगर पहले फोकल लेंथ 3 थी तो बाद में भी कितनी रहेगी? 3 ही रहेगी। सो फोकल लेंथ ऑफ मिरर में सीधा यहां पे लिख सकता हूं, ये हो गई 3 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं लेंस पर। तो लेंस के लिए जरूर हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगी। क्या बनेंगी देख लेते हैं। देखो जब एयर में है तो एयर में हम लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r। यही है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब वाटर में आ गया, तो वाटर में आ गया तो इसको मैं लिख दे रहा हूं 1/f डैश, ये हो गया 1.5 अपॉन 4/3। वाटर के लिए हमें म्यू गिवन है, म्यू इक्वल टू 4/3, तो इसको 4/3 माइनस 1 अब इसे सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? डिवाइड कर दें, जिससे ये नंबर तो आपका कैंसिल हो ही गया। क्या आएगा इसके आगे सॉल्व करने पर? एफ डैश अपॉन एफ इक्वल टू, देखिए यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास आ रहा है केवल 0.5, यहां पर ये हो गया 4.5 माइनस 4/4, ऊपर ले जाते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
सॉल्व करने पे मिलेगा एफ डैश अपॉन एफ इज 0.5 इंटू 4 अपॉन 0.5। तो एफ डैश मिल गया मुझे 4 इंटू एफ के इक्वल, एफ की वैल्यू दे के रखी है 3, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो मिरर का रहेगा 3, लेंस का हो गया 12, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, when a ray is refracted from one medium to another, the wavelength changes from 6 to 4000. Critical angle for the interface will be, देखो ये देके रखा है कि इसकी जो तरंग दैर्ध्य है, जो वेवलेंथ है, वो बदल रही है। तो यहां पर म्यू क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा λ1 अपॉन λ2, मतलब ये आ गया आपके पास 3/2। और म्यू किसके इक्वल होता है, अगर मुझे क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण की बात करनी है, तो म्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/sin c। तो 1/sin c ये आ गया 3/2, मतलब sin c क्या मिल जाएगा 2/3, मतलब c क्या मिल जाएगा sin inverse 2/3। So the correct option should be sin inverse 2/3, option C. Next, two plane mirrors are inclined at an angle of 72 degrees. The number of images of point object placed between them will be, देखो दो मिरर है और उनके बीच का एंगल है 72 डिग्री। हमने बीच में कहीं एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो मतलब दोनों से कितना एंगल हो गया इसका 36। चलिए इमेजेस बना लेते हैं। तो पहले से जो इमेज बनेगी वो कितना बनेगा 36 डिग्री पर, दूसरे की भी इमेज 36। अब क्या करना है, अब जो मिरर के बीच का एंगल है वो आप क्रॉस ऐड करते जाइए। तो इसमें 72 ऐड कर दिया, कितना आ गया 108। इसमें भी 72 ऐड किया, ये भी आ गया 108। फिर इसके आगे 180। अब ये तो इमेजेस विजिबल होंगी नहीं, 180 का मतलब ये मिरर के ठीक ऐसे सामने बन गई, तो ये इमेज तो विजिबल होगी नहीं। विजिबल इमेज के लिए एंगल 180 से कम होना चाहिए। तो जो टोटल नंबर ऑफ विजिबल इमेजेस हैं वो हो गई 1 2 3 4। तो टोटल आपकी इमेजेस कितनी आ गई, ऑप्शन सी, टोटल इमेज काउंट इज 4। नेक्स्ट, in a Young's double slit experiment arrangement, a mica sheet of thickness T and refractive index mu is placed in front of slit S1. Then path difference S1P minus S2P will be. Path difference S1P minus S2P will be. चलिए देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यहां पे एक हमने पट्टी रख दी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, इसकी थिकनेस है टी, किसके उस पर रखी, अच्छा S1 वाले पाथ के सामने रखी है, सो सॉरी, सो इट इज प्लेस्ड हियर, थिकनेस इज टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू। अभी क्या होगा, देखो पहले जो पाथ डिफरेंस था डेल्टा एक्स, वो S1P माइनस S2P के। अब जब हम कभी कोई एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो उसका जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ है वो कितना हो जाता है, म्यू टी हो जाता है। तो जो टोटल इक्विवेलेंट पाथ है S1P का वो क्या है, आफ्टर ऑब्जेक्ट, ये होगा S माइनस टी। एयर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई S1P, और उसमें से ये T तो माइका के अंदर है, लेकिन माइका के अंदर जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी उसका एयर इक्विवेलेंट क्या बनेगा, म्यू इंटू टी। तो जो नेक्स्ट जो अपना नया पाथ डिफरेंस आ गया है ना, ये आ गया S1P प्लस, इन दोनों से मैं टी कॉमन ले लूं तो म्यू माइनस 1 इंटू टी, और माइनस क्या हो गया S2P, तो ये बन गया S1P माइनस S2 प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी।
अब ये देखो, ये तो है डेल्टा एक्स के इक्वल, तो आपका जो टोटल पाथ डिफरेंस है वो एक तो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज कितने क्वांटिटी से बढ़ा, म्यू माइनस 1t से। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर बी, it increases by mu minus 1t. So this is the solution containing all the questions in this section. Hope you enjoyed it, है ना। और आपकी जो भी छोटी बड़ी जहां पे गलतियां हुई होंगी वो आपकी जरूर रेक्टिफाई हो गई होंगी। और ध्यान रखिएगा, अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करके लेके जाना ही अपना एक छोटा सा टारगेट है। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क। हैव अ गुड डे। थैंक यू।